अनंत लंबाई के चालक तार के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट स्टेट लॉन्ग वायर के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने फाइंड किया है। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। हेलो एंड वेलकम टू शारीरिक एपिक यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में, और गॉस लॉ की एप्लीकेशन मैंने किसी सीधे तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हेल्प से तैयार कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसका नाम है किसी अनंत की बात नहीं करने वाले हैं। हमारे पास कोई एक स्फीयर है, या हम कह सकते हैं एक चालक खोखला गोला है। तो किसी खोखले चालक गोले के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेल, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलीय कोश, या हम कह सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। मैं केवल यहां पर कंडक्टर के लिए फॉर्मूला कंडक्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब इसके बाद सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा भाई, जो हमारा ये गोला होता है, हमारे पास जो ये कंडक्टर होता है स्फेरिकल, ये हमारा कैसा है? कंडक्टर है। कैसा है? हमारा ये कंडक्टर है। अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या कहा जाए पूरे सरफेस यानी पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक समान आवेश वितरण भी बच्चों इसको कहा जा सकता है। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में, और आप लोगों को पता है कि चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स की होती है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। और यहां हम यूज करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, जिसको मैंने आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहां हमने एक स्फेरिकल शेल बनाया, या हम कह सकते हैं गोलीय कोश बनाया, या हम कह सकते हैं हमने एक कंडक्टर स्फीयर बनाया, यह चालक गोला तैयार कर दिया। तैयार कर देने के बाद इसका जो ये सेंटर है ये O है, इसकी जो रेडियस है आपकी वो आपकी है कैपिटल R, ऐसा हमने लेट किया हुआ है। अब इसके अलावा हमें ये बात क्लियर कर देनी है कि हमने इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बच्चों, क्योंकि हम गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब सिमेट्रिक की अवस्था वहां अप्लाई की जाए। तो एक काम करते हैं, हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। तो हमने इसको स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया है। अब स्मॉल क्यू चार्ज देने के बाद हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये गोला कैसा है आपका? कंडक्टर, नॉट इंसुलेटर। अब इसके बाद इसके पॉइंट O से बच्चों स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर हमने कोई एक पॉइंट P लेट कर लिया कि इस पॉइंट P पर हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के। मैं आपको देने वाला हूं फर्स्ट ऑप्शन, वी विल हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी बाह्य बिंदु पर फाइंड करना है। सेकंड में आपको ऑप्शन दे देता हूं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी कहने का मतलब गोलीय कोश के पृष्ठ पर ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और थर्ड में आपको देता हूं, एट द इंटरनल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल शेल बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस प्रमेय की सहायता से इस गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाली, एट एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले हमने एक्सटर्नल पॉइंट की यहां बात कर दी बच्चों। तो ध्यान दें, एक्सटर्नल पॉइंट कहां है? ये रहा, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट हमारा। अब एक्सटर्नल पॉइंट बन जाने के बाद बच्चों हमको एक काम करना है। मैंने आपसे कहा था कि हमें आवेश को, चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा। इट मींस दैट हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहां पर तैयार करना पड़ेगा अपनी सहूलियत के हिसाब से। देन
स्टूडेंट्स आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर मैं स्फेरिकल बनाता हूं गॉसियन सरफेस, देन इट विल हेल्प अस, यानी ये हमारी हेल्प करेगा। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्फेरिकल बनाने का बच्चों ट्राई किया है। अगर स्फेरिकल नहीं बन पाता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने स्फेरिकल ये तैयार कर दिया। अब ये क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इसके अलावा यहां से मैंने एक काम किया, एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये कह सकते हैं लघु अवयव कट कर लिया। अब ये जो लघु अवयव है इस पे हमें चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चों? जैसे कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा गोले के, स्फेयर के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां जो सरफेस आएगा आपको देखेंगे इस तरीके से, ये ds, ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी स्फेयर जो बनता है ना हमारा गोल स्फेयर, उस गोल स्फेयर के जो सरफेस होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लाइक अगर आपके पास कोई बॉल है, आप बॉल पर सुइयां लगा दें, आप सुई किसी भी एंगल पे लगाएं बॉल पर, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही रहती है। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, जिसको हमने मान लेट कर रखा है वेक्टर ds, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास ds। अब एक बात देखें आप ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास वेक्टर कैपिटल E, और हमारे पास एरिया भी है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। अब इससे निकलने वाले हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेक करते हैं यहाँ पर। डी फाई ई इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास E इंटू डी ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये फॉर्मूला तैयार कर देने के बाद बच्चों यहां क्या लगाएंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 0। देन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डी फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी ए, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऑन इंटीग्रेशन। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, हाँ बच्चों ये थोड़ा बहुत आपको देखा हुआ महसूस होगा। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हम बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा हमारा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी ए। तो बच्चों E इंटू डी एस का तैयार हो गया। अब तैयार हो जाने के बाद E को क्या करेंगे, यहां से हम आउट कर देंगे। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फाई E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास E और क्या आएगा इंटीग्रल डी ए। अब डी ए आ जाने के बाद हम लोगों को एक काम करना है, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला, आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स यानी गुना होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर बाय गॉस लॉ। तो हमारा जो गॉस लॉ है वो क्या हो सकता है, देखें यहां पर, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद ये वैल्यू हमने यहां पर लगा दी तो ये बनेगा फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू, अब बात आती है डी ए। डी ए है क्या, तो आप बताएंगे सर ये डी ए जो है आपका सरफेस एरिया है इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का। इट मींस दैट इस डायग्राम से पता है हम लोगों को क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है बच्चों स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये कंडीशन मैंने अप्लाई की है एट एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। अब इसके बाद हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब यहां से इसका हम फॉर्मूला तैयार करेंगे, E इज इक्वल टू ये बनेगा फॉर्मूला हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो अपन लोगों को लग रहा है कि नया फॉर्मूला है। बट बच्चों ये नया फॉर्मूला कोई नहीं है, ये एक पुराना फॉर्मूला है। आइए चेक करते हैं इस बात को। तो यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करके इसको चेक कर लेता हूं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए ध्यान से, 4 भी आ गया, पाई भी आ गया, एप्सिलॉन 0 भी आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया एट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस, यानी किसी भी गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड कर ली। अब एक बात आप लोग समझ लें, अगर हम किसी भी कंडक्टर स्फेयर को या स्फेरिकल शेल को अगर हम चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सरफेस के आसपास अगर हम किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट बहुत दूर हो गया, अगर हमें इसके किसी आसपास से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है ना, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं पहले बच्चों यहां पर हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आप चाहे तो यहां पर क्यू अपॉन एस भी लगा सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने के बाद देन फॉर्मूला क्या बनेगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो बच्चों देखे ध्यान से, आपने ये फॉर्मूला तैयार कर दिया इसका, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। और वहां थोड़ा स्पेस कम बचा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूं। तो देखें, अब सिग्मा तो ऐसे रहेगा बच्चों हमारे पास। अब बचा एस, एस हमारे पास लेफ्ट रह गया। एस क्या है? सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया है? इस स्फीयर का। अब स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा हुआ है इस कैपिटल आर रेडियस के सरफेस के लिए हुआ है। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये इसका हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब फॉर्मूला जब इसके तैयार हमारे पास हो गया बच्चों, तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे देन हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखते हैं बच्चे यहां पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने पर देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या होगा? यहां पर 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देन फॉर्मूला क्या बना हमारा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको फाइंड करके दिया है ना, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या है? किसी भी स्फेरिकल शेल या कंडक्टर शेल जो हमारे पास है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म कर दिया गया तो उसके बहुत ही निकट यानी बहुत ही नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले क्या बताया? एट एक्सटर्नल पॉइंट जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब हम फाइंड करेंगे एट सरफेस। कहां फाइंड करेंगे बच्चों? ओनली पृष्ठ पर। तो इसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो इसको क्लीन कर देने के बाद यहां इसको हम पहले साफ कर देते हैं। तो बच्चों इसको मैंने साफ कर दिया है। अब हम अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर? ये लिखेंगे, हाँ ये पॉइंट लिखा हुआ रह गया है, कोई बात नहीं, ज्यादा माइंड नहीं करना इसको, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सेकंड की। अब सेकंड हमारा क्या आने वाला है? एट सरफेस। एट क्या आएगा? सरफेस। जब हम बात करेंगे एट सरफेस की यानी पृष्ठ की, तो पृष्ठ पर जैसे आप लोग आ गए, ध्यान देना इस बात को, अगर ये जो पॉइंट P है, इफ ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट अगर इस सरफेस पर आ गया देन स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन होगा? क्या बताएंगे आप लोग? तो आप लोग बता सकते हैं R इज इक्वल टू R, यानी दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। और इसके अलावा वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी प्रीवियस में सॉल्व किया था, यहां नीचे वाला नहीं ऊपर वाला सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था? लिख देंगे आप लोग, वी हैव, फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला था। अब हमको क्या करना है भाई? स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल आर। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से सरफेस का फॉर्मूला तैयार हमारा हो गया।
अगर हम बात करें, अब कहां की बात करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट में। हम थर्ड पॉइंट में बात करने वाले हैं एट इंटरनल पॉइंट। एट इंटरनल पॉइंट हिंदी में कहा जाए आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहला काम देखो क्या है, जैसे कि मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था, थोड़ा मैं शॉर्ट में यूज करता हूं। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई थी, वी हैव, मैं शॉर्ट में कर देता हूं, देखो बच्चों इसको यूज, वी हैव फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, क्या निकल के आया था यहां पर हमारे पास, ds। यहां तक हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया था। अब उसके बाद हमने क्या किया था, बाय गॉस लॉ। तो हम गॉस लॉ आगे देखते हैं यहां पर, बाय गॉस लॉ। तो जैसे ही हमने यहां पर गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज किया तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तभी हमें याद आई एक बात, क्या देखते हैं डायग्राम। अगर मैं सरफेस के अंदर आ गया, ध्यान देना इस बात पे, अगर मैं स्फेरिकल शेल के या कंडक्टर के अंदर आ गया, मान लो कहां पहुंच गया, हमने लेट कर लिया, हम पहुंच गए यहां, अब यहां आ गए, ये पॉइंट क्या लेट कर लिया मैंने, देखो P, ये पॉइंट क्या लेट किया मैंने P, ये डिस्टेंस, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस डिस्टेंस को R लेट कर लिया। पहले R कहां था, एक्सटर्नल पॉइंट, फिर कहां आया, सरफेस पर, और फिर कहां आ गया, सरफेस के अंदर। तो इससे कंडीशन हमारी क्या बनने वाली है, इससे बनेगी R लेस देन कैपिटल R, यही बनेगी R लेस देन कैपिटल R। अब इसके बाद एक बात देखें बच्चों, मैंने आपको शायद पहले भी इन्फॉर्म किया था इसके बारे में, क्या कि जो चार्ज होता है कंडक्टर के केवल सरफेस पर रहता है, यह स्फेरिकल शेल के कहां रहता है, केवल सरफेस पर रहता है। जब सरफेस पर रहेगा तो अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो, और जब अंदर चार्ज जीरो होगा देन फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। जब चार्ज अंदर है ही नहीं, आप लोगों को पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर होता है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर चला जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये मैंने गॉस लॉ के स्टेटमेंट नंबर 2 में प्रूफ किया था। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, देन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। जब आप फाइंड करेंगे तो ई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका, जीरो निकल के आएगा। तो एक बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस की तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल किसी भी पॉइंट की, अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल किसी भी पॉइंट की, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 0 अपॉन आर का स्क्वायर, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, 0 फाइंड होकर के आ जाएगी। और सरफेस के पास अगर आप कोई पॉइंट लेकर के आ रहे हैं तो वहां आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए का यूज करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। कैसे बात करेंगे बच्चों, थोड़ा मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूं पहले। तो क्लीन कर देने के बाद सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर हम एक स्फीयर तैयार कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे स्फीयर, देखें, जैसे कि मैंने यहां पर एक छोटा सा स्फीयर बना दिया। छोटा सा स्फीयर बना देने के बाद इसका जो ये सेंटर है, ये क्या बताया मैंने, ओ है, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई, ठीक। अब इसके अलावा यहां मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस तैयार कर दी, ठीक है। अब ये क्या है, आर डिस्टेंस, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने इसके जस्ट सरफेस से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया इमेजिनरी सरफेस को शो करने के लिए, ठीक। और इसके अलावा इस रेडियस आर के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एक लाइन और शो कर दी, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं तभी साफ दिखाई देगा, देखें, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कहां पर, इसके सरफेस पर, क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास, कैपिटल आर है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है इसका सेंटर, देखें ध्यान से बच्चों,
ये क्या है इसका सेंटर, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। बच्चों ध्यान रखना, दिख रहा होगा वैसे लास्ट रो नीचे की है, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब 0 हो जाने के बाद जैसे जैसे हम इससे आउट होते हैं सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है, लेस होती है, डिक्रीज होती है। कैसे मालूम पड़ा हम लोगों को? इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। देन हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा? डिक्रीज होता हुआ, यानी E प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया हमारे पास 1/r²। तो ध्यान दे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स शो कर दिए हैं। एट सरफेस, एट इंटरनल पॉइंट, और ऐड कहां पर किया मैंने आपको? एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने आपको स्फेरिकल शेल के बारे में बताया। और अगर हम एक काम करें, जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को बैलेंस करना। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमें किसी भी चार्ज को बैलेंस करना है तो बच्चों हम उसको किस तरीके से बैलेंस करें? क्यों बच्चा क्या बताएगा, कैसे बैलेंस करेंगे उसको? चलिए देखते हैं। यहां पर लेट किया हमने, यहां हमारे पास कोई 2 प्लेट्स हैं। देखना बच्चों ध्यान से, बहुत ही समझने वाला और न्यूमेरिक बेस्ड कंसेप्ट है ये। हमारे पास ये है आपका प्लस, ठीक है, ये है आपके पास प्लस, और ये है आपके पास माइनस प्लेट। हमारे पास इस तरीके से 2 प्लेटें हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म चार्ज बन गया। सबसे पहली बात हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। आप जानते हैं प्लस से माइनस क्या होता है डायरेक्शन? प्लस से माइनस इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। प्लस से माइनस डायरेक्शन हो गया हमारा ई का। इसके बाद यहां मैंने एक माइनस क्यू चार्ज अरेंज कर दिया। कैसा किया? माइनस का क्यू चार्ज। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है, इट मींस दैट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ वर्क करता है, नीचे की तरफ। आपको पता होगा सेब गिरा था पेड़ से नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। सेम कंडीशन है यहां पर। तो यहां क्या है बच्चों हमारे पास mg, और यहां क्या आया हमारे पास ये QE। अगर हमें इसको बैलेंस करना है देन फॉर्मूला क्या होना चाहिए अपन लोगों का? QE इज इक्वल टू mg, क्योंकि अगर mg ज्यादा हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर QE ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। mg क्या है? वेट ऑफ चार्ज। QE क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज। अब आप ध्यान दें इस बात पे, ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव का, इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। अब इसके अलावा बैलेंस करने के लिए अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम एक काम ही कर सकते हैं, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, तो दोनों के दोनों फोर्स नीचे आ जाएंगे। तो मैंने हेडिंग में स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाउ टू बैलेंस ए चार्ज, ये बात चल रही थी हमारी। अब इसके अलावा हमने एक काम किया, इसको दिया माइनस और यहां दिया हमने ये प्लस चार्ज। ध्यान देना बच्चों, माइनस और प्लस चार्ज। अब यहां पर हमें किसी भी प्लस क्यू चार्ज को बैलेंस करना है, तो प्लस क्यू चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसका जो वेट होगा ना बच्चों mg, वो वर्क करेगा डाउनवर्ड, जबकि जो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा चार्ज प्लस का अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? QE, ये अपवर्ड। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड और जो आपका वेट ऑफ चार्ज है वो है डाउनवर्ड। तो यहां पर दोनों में सिचुएशन बिल्कुल सेम निकल करके आ रही है। ये तो वही वाली बात है, अगर यहां से कोई बच्चे रस्सा खींची का गेम खेल रहे हैं और कुछ बच्चे यहां से रस्सी को खींच रहे हैं, थ्रेड को खींच रहे हैं, अगर इस साइड में फोर्स इक्वल है तो कोई कहीं नहीं गिरने वाला। सिमिलरली जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अगर मैं दोनों हैंड से बिल्कुल इक्वल फोर्स लगाऊं तो ये जो हमारा पेन है कहीं भी मूव नहीं होने वाला। सिमिलर कंडीशन हम यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, F इज इक्वल टू QE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है हमारा वेट ऑफ चार्ज, कितना है? mg, इक्वेशन नंबर क्या तैयार हुई हमारे पास? सेकेंड। इन्हें आपस में इक्वल कर लो बच्चों। इक्वल करने के बाद यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जैसे हम अपन लोगों ने इसको इक्वल किया तो इक्वल कर देने के बाद फॉर्मूला हमारा क्या तैयार होगा? QE इज इक्वल टू
mg। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां से वो आपसे क्या क्या चीजें मालूम कर सकता है। फर्स्ट थिंग आपसे वो मालूम कर सकता है, भाई ये बताओ अगर किसी भी चार्ज को बैलेंस कर दिया गया है टू प्लेट्स के बीच में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप कर देंगे सिंपली E इज इक्वल टू mg अपॉन क्यू। हो सकता है वो आपसे चार्ज मालूम कर ले, तो अगर आपसे वो चार्ज फाइंड करवाता है देन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपॉन E। यानी कहने का मतलब ये है वो आपसे कोई सा भी फॉर्मूला इसमें से फाइंड करवा सकता है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करवाएगा देन वी विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, और अगर आपसे वो यूज करवाएगा कि भाई चार्ज फाइंड करो देन वी विल हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है देन वी नो दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, ये इसका मास होता है। तो बच्चों मैंने आज जो आपको टॉपिक क्लियर कराए हैं, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन थी। मैंने आपको क्लियर करा दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मैंने आपको क्लियर कराया सरफेस एरिया के बारे में, मैंने आपको क्लियर कराया एरिया वेक्टर के बारे में, मैंने आपको क्लियर कराया सॉलिड एंगल यानी घन कोण के बारे में, फिर मैंने आपको क्लियर कराया बच्चों गॉस लॉ के स्टेटमेंट के बारे में, और उसकी दो कंडीशन मैंने आपको बताई कि चार्ज इन है या चार्ज आउट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना कितना होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन शो की थी डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ तैयार करना बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इसके अलावा मैंने किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो स्ट्रेट वायर होता है, जो सीधा तार होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फिर मैंने आपको बताया था अनंत विस्तार की इनफाइनाइट एक्सपेंशन की, अगर हमारे पास कोई भी इंसुलेटर शीट है, अचालक चादर है, तो उसके लिए मैंने आपको कई तरीके की कंडीशंस सेटिस्फाई करा दी थी। और फाइनली आज आके मैंने क्या बताया आपको, स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हो सकता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ खास टॉपिक आपको थ्योरी के क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इस बारे में बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर के आया हूं। हालांकि काफी टाइम से सोच रहा था मैं आपको बताऊं, बट जब चैप्टर की थ्योरी का एंड होने को है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है उसमें मैं एनसीईआरटी बुक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व कराने वाला हूं। तो एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन के लिए आप बच्चों को तैयार रहना है, और मैं यकीन रखता हूं कि आप सभी लोगों के पास चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ दीज बोर्ड सबके पास बुक्स अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल शारिक एपिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आएगा उसको प्रेस करेंगे।